देखो, हम लोग का हिस्ट्री का टॉपिक चल रहा है और हिस्ट्री के टॉपिक में हम लोग सम्राट अशोक के अभिलेख के बारे में पढ़ रहे हैं। जैसा कि पिछली कक्षा में हम लोग कुछ इसके बारे में पढ़ चुके थे, तो सम्राट अशोक द्वारा निर्मित अभिलेखों की टोटल संख्या कितनी बताई गई है? अभिलेख बोले गए हैं, 3 बताया गया है। उस 3 अभिलेख में क्या क्या है? पहला अभिलेख शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख। उस सम्राट अशोक द्वारा लिखे अभिलेखों को पढ़ने वाले सबसे पहले व्यक्ति का नाम क्या था? जेम्स प्रिंसेप। कब पढ़े थे उन्होंने? 1837 में। और इसकी खोज सबसे पहले कब की गई थी? 1750 में। खोज करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? पैट्रेटी फेन्योलर। ठीक है, तो उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं कि सम्राट अशोक के द्वारा जो अभिलेख बनाए गए थे उसमें शिलालेख थी, तो उसमें शिलालेख की संख्या टोटल कितनी बताई गई है? 14 बताई गई है। उस 14 शिलालेख में हर तरह का वर्णन किया गया सम्राट अशोक के द्वारा। शिलालेख का मतलब आपको बता दिए गए हैं, जो चट्टानों में खुरेद करके लिखा गया था उसको कहा जाता है शिलालेख। स्तंभ लेख मतलब जहां चट्टान के साधन नहीं थे वहां स्तंभ का, चट्टान का स्तंभ बना करके उसे गाड़ा गया, उसे स्तंभ लेख कहते हैं। जहां गुफा पाई गई उस गुफा में जो वर्णन किया गया, लिखा गया, उसे गुहा अभिलेख कहते हैं। ये 3 तरह के आपके अभिलेख थे। उस 3 तरह के अभिलेख में हम लोग शिलालेख की पढ़ाई कर चुके थे। तो ठीक है, कुछ कुछ बातें बने, जैसे पशु बलि की निंदा किस शिलालेख में की गई है? पहला। अशोक के धार्मिक यात्रा का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है? 7वां और 8वां। कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में किया गया है? 13वां में किया गया है। उसके धर्म प्रचार का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है? 13वां में किया गया है। जनता को धार्मिक जीवन बिताने का अभिप्राय का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है? 14वां में किया गया है। जो मुख्य मुख्य है आपको बताया गया है। आज हम लोग पढ़ेंगे शिलालेख के बाद जो आता है स्तंभ लेख। क्या कहेंगे? स्तंभ लेख। तो सम्राट अशोक ने स्तंभ लेखों का जो निर्माण कराया था उसकी संख्या टोटल 7 बताई जाती है। कितनी बताई जाती है? 7 बताई जाती है। उस स्तंभ लेख में पहला जो नाम आता है रोमन देई अभिलेख। कौन सा अभिलेख? रोमन देई अभिलेख। ये जो अभिलेख आपको मिलता है ये पाकिस्तान के कंधार में मिलता है। कहां पर मिलता है? पाकिस्तान के कंधार में। तो रोमन देई अभिलेख आपका जो है स्तंभ लेख है। इस अभिलेख का जो वर्णन मिलेगा वो पाकिस्तान के कहां मिलेगा? कंधार में मिलेगा। ठीक है, सॉरी पाकिस्तान बोल रहे हैं, अफगानिस्तान के कंधार में मिलेगा। ठीक है, जो बोला गया है अरमाइन लिपि में लिखा हुआ है। किस लिपि में? कैसे बताए थे ना कि अफगानिस्तान में 2 तरह के लिपि का प्रयोग हुआ था। एक कौन कौन सा लिपि? ग्रीक और अरमाइन लिपि। तो जब जो अशोक द्वारा स्तंभ लेख जो लिखा गया है तो उसका जो वर्णन मिलता है वो किस भाषा में मिला है आपका? अरमाइन लिपि में। और ऐसा माना जाता है कि ये सबसे छोटा अभिलेख है। जितने भी अभिलेख थे स्तंभ लेख, गुहा लेख, शिला लेख, सबसे छोटा है। तो आपसे सवाल क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दिया जाएगा कि सम्राट अशोक द्वारा निर्मित सबसे छोटे अभिलेख का नाम बताइए, तो उस क्या नाम बताएंगे? रोमन देई अभिलेख। तो रोमन देई अभिलेख कहां पर है? अफगानिस्तान में है। किस भाषा में लिखी गई है? अरमाइन। अ से अफगानिस्तान, अ से अरमाई। ठीक है, बोला गया है यह एकमात्र अभिलेख था जिसमें सम्राट अशोक ने प्रशासनिक व्यवस्था की चर्चा ना करके आर्थिक व्यवस्था की चर्चा की है। आर्थिक मतलब समझते हैं ना, रूल रेगुलेशन के बारे में वर्णन नहीं किया। आर्थिक मतलब वहां के समृद्धि विकास कैसे हो, उस आर्थिक व्यवस्था के बारे में बताया गया। तो यही एक ऐसा अभिलेख था। तो आपसे पूछा जाएगा कि सम्राट अशोक ने किस स्तंभ लेख में प्रशासनिक व्यवस्था के स्थान पर आर्थिक का वर्णन किया गया है, तो कौन सा अभिलेख आएगा? रोमन देई अभिलेख। ये अभिलेख कहां पर स्थित है? किस भाषा में लिखा गया है? सबसे छोटा अभिलेख का नाम रोमन देई अभिलेख। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा स्तंभ लेख आता है जिसका नाम है कौशांबिक अभिलेख। क्या नाम आता है?
और ये कौशाम्बिक अभिलेख जो मिलता है उत्तर प्रदेश से मिलता है। कहाँ मिलता है? उत्तर प्रदेश में। इसमें अशोक ने अपनी पत्नी जिसका नाम था कारुवाकी द्वारा दिए गए दान की चर्चा है। तो अशोक जो बीबी थी इसको सबसे ज्यादा मानती थी कारुवाकी। तो वो जो इतना दान उन करती थी, तो बोले मेरा कोई नामकरण नहीं रहेगा। बोले ठीक है लिखवा दे रहे तुम्हारा भी अभिलेख। तो अशोक की जो पत्नी दान किया करती थी उसका जो वर्णन मिलता है वो किस स्तंभ लेख में मिलता है? कौशाम्बी का अभिलेख। और ये कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। और इस अभिलेख में किसका वर्णन किया गया है? कारुवाकी। कारुवाकी कौन थी? अशोक की पत्नी थी। अतः इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो अगर पूछा जाए रानी के अभिलेख से के नाम से कौन सा शिला स्तंभ लेके जाना जाता है? कौन सा? कौशाम्बी का अभिलेख। ये कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। किसकी याद में बनाया? कारुवाकी। कारुवाकी कौन थी? अशोक की पत्नी थी, जिसे आगे चल के अकबर ने इसे कहां स्थापित कर दिया? इलाहाबाद में स्थापित कर दिया। ठीक है। इसके बाद इसका अगला आता है स्तंभ लेख का नाम, जिसका नाम है टोपरा अभिलेख। क्या नाम है? टोपरा अभिलेख। ये जो है हरियाणा में था। कहां पर था? हरियाणा में। जिसको फिरोज शाह तुगलक ने इसे दिल्ली के तुलकाबाद में स्थानांतरित किया। बोला बहुत अच्छा लग रहा है, चलो उठाओ कबाड़ो उसको वहां से। तो उसको कहां से? हरियाणा से कबाड़ के लेके कहां चला गया? तुलकाबाद। कहां लेके चला गया? हाँ, तुगलक से बना हुआ है, तुगलकाबाद। ठीक है। तो इसको कौन लेके गया था? तुगलक। तो आपको बोला जाएगा टोरपा अभिलेख प्रारंभ में अशोक के समय में कहां पर था? बाद में उसे कहां स्थापित किया गया? तुलकाबाद में। कौन स्थापित किया? फिरोज शाह तुगलक। तुगलक वंश पढ़ाएंगे वहां पर फिरोज शाह तुगलक के बारे में। तो चलो, रानी के अभिलेख के नाम से कौन सा अभिलेख जाना जाता है? सबसे छोटा अभिलेख रोमनदेही अभिलेख। इस रोमनदेही अभिलेख में किसका वर्णन है? आर्थिक के बारे में बताया गया है, ना कि प्रशासनिक के बारे में। टोपरा अभिलेख को कौन स्थापित किया था? है बनाया था वो, स्थापित बिल्कुल अशोक। बोलते कि उसको दूसरे जगह स्थापित कहाँ किया तब बोलेंगे कि अगर टोपरा, टोपरा समझते हैं ना? नहीं, टोकरी याद रखिएगा तो याद रहेगा टोपरा। टोपा बोलते हैं ना? हाँ बोला जाता है, झारखंड में कोई बोला जाता है टोपा किस चीज को? छोटा। हाँ देखो, बोले ना जो झारखंड में ये शब्द यूज होता है हमको याद है, कहीं हम सुने गए इसीलिए बोले। वही टोपरा मतलब जो बड़ा बड़ा जमीन को ना होकर के इतना छोटा छोटा टुकड़ा में रहेगा कि 4 डेग नापे तो खत्म हो गया, 10 डेग नापे खत्म। ये टोपरा में छोटा छोटा बीज का बोआई जो किया जाता है। ठीक है, बोले 1 टोपरा, 2 टोपरा, 3 टोपरा। तो झारखंड की खूब भाषा है। तो ठीक है, तो टोपरा अभिलेख को हरियाणा से लेके तुगलकाबाद में कौन स्थापित किया था? तुगलक। ठीक है। स्तंभ लेख की संख्या कितनी है टोटल? 7। ठीक है, आगे उसके बाद जो अगला स्तंभ लेख का नाम आता है उसका नाम है मेरठ अभिलेख। कौन सा अभिलेख? ये कहां था? यूपी में। तो यह पहले यूपी के मेरठ में था, जो फिरोज शाह तुगलक ने इसे दिल्ली के तुगलकाबाद में स्थापित किया। इसको भी जो शासन पर जैसे होता है ना, राजा लोग क्या होता था, ये बहुत अच्छे चीज पसंद आ रही है, ये आपके जहां रहने का लायक नहीं है, ले जाता था। कहां ले जाता था? अपना शोभा में लगाता था। तो वही अंग्रेज लोग भी वही किया। कोहिनूर या भारत का लेके चल गया कहां पर? इंग्लैंड। अभी भी नहीं दे रहा। मयूर जो सिंहासन था उसको भी लेके चला गया। ठीक। तो बोले जाता जैसे आपको भी कुछ मार्केट में जाते हैं, कुछ अच्छा चीज रहते हैं, नोट करके रहते हैं, बहुत अच्छा चीज लगा, ठीक है कुछ पैसा दे दिए, आएंगे दूसरा दिन आएंगे इसको लेके जाएंगे, किसी को मत दीजिए, किसी को मतलब वो बहुत अच्छा लगता है कि कोई दूसरा नहीं ले ले, कुछ पैसा भी वहां देके चल जाते हैं कि मेरा यही रहना चाहिए, कोई दूसरा को नहीं दीजिएगा।
तो उसी तरह राजा महाराजा लोग तो शौकीन रहते थे, उसको इसीलिए देखो स्तंभ कबाड़ कबाड़ के लेके चला गया। चट्टाने में लेके ले जाता, चट्टानों ले जाता कबाड़ के, उतना बड़ा बड़ा चट्टान गुफा को ही कबाड़ के ले जाता, तो पॉसिबिलिटी नहीं था। तो अशोक इसीलिए ना मास्टरमाइंड था। तो इसीलिए बोला गया है। तो मेरठ अभिलेख कहां पर स्थित था? कौन सा जगह पर? मेरठ में। फिरोज शाह तुगलक ने इसे कहां पर स्थापित किया आगे चल के? तुगलकाबाद। कहां पर? दिल्ली के तुगलकाबाद में। उसके बाद अगला जो अभिलेख स्तंभ लेख का नाम आता है रामपुरवा अभिलेख। कौन सा अभिलेख? वह अभिलेख ये जो स्थापित है बिहार के चंपारण में था। कहां पर था? चंपारण सत्याग्रह समझ जानते हैं ना? महात्मा गांधी ने अपने सत्याग्रह की शुरुआत कहां से की थी? चंपारण से। कि क्या कारण था? नील की खेती। तो वही बोला गया है रामपुरवा अभिलेख जो होता है बिहार के चंपारण में है, और इसकी खोज जो की गई थी 1872 ईस्वी में कार्लायल ने की थी। किसने की थी खोज? कार्लायल ने। कब की थी? 1872 में। तो रामपुरवा अभिलेख का खोज कब किया गया है? 1872 में। किसने खोजा है? कार्लायल ने खोजा है। इसके बाद अगला स्तंभ लेख का नाम आता है लोरिया नंदनगढ़। कौन सा अभिलेख? लोरिया नंदनगढ़। ये भी अभिलेख बिहार के चंपारण में है। कहां पर है? चंपारण में। ठीक है। अगला अभिलेख का नाम आता है लोरिया अरेराज अभिलेख। ये भी अभिलेख बिहार के चंपारण में है। मतलब बिहार के चंपारण में 3 अभिलेख है। ठीक है। कौन कौन सा अभिलेख है? रामपुरवा, लोरिया नंदनगढ़ अभिलेख, लोरिया अरेराज अभिलेख। ये तीनों अभिलेख बिहार के चंपारण में स्थित है। तो ये टोटल के 7 स्तंभ लेख थे जिसके बारे में आप लोग को जानकारी हुई। तो फाइनली रिमाइंड कीजिए। चलो पहले बोलना है सबसे छोटा अभिलेख ये किस भाषा में लिखी गई है? अरमाइन में। कहां पर स्थित है? अफगानिस्तान में। फिर उसके बाद रानी के अभिलेख से कौन अभिलेख जाना जाता है? कौशाम्बी का अभिलेख। टोपरा अभिलेख को हरियाणा से दिल्ली में कौन स्थापित किया था? फिरोज शाह तुगलक। ठीक है। उसके बाद बिहार के चंपारण में कितने स्तंभ लेख पाए गए हैं? 3। गिनती गिनाओ। रामपुरवा अभिलेख, लोरिया नंदनगढ़ अभिलेख, लोरिया अरेराज। ठीक है। ये हुआ आपका स्तंभ लेख के बाद। अब इसके बाद जो आता है गुहा अभिलेख। गुहा अभिलेख का मतलब होता है सम्राट अशोक ने जिसको लिखवाया था गुफाओं में। तो वही बोला गया है ये दक्षिण बिहार के गया जिले में स्थित बराबर नामक पहाड़ियों की 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक की लेख उत्तीर्ण मिलती है। इसमें अशोक द्वारा आजीवक संप्रदाय में के साधुओं के निवास स्थान के बारे में बताया गया है, जिसे गुहा दान दिए जाने का वर्णन मिलता है। तो गुहा अभिलेख आपको जो देखने को मिलेगा वो कहां मिलेगा? बराबर की पहाड़ियों में। लेकिन ये है कहां? बिहार, दक्षिण बिहार के गया जिले में। गया जानते हैं ना? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई थी? किस नदी के किनारे? ऋजुपालिका नदी। गौतम बुद्ध को फाल्गु नदी, जिसे निरंजना नदी के नाम से जाना जाता है, ऋजुपालिका नदी तो वहां महावीर स्वामी। जय हिंद, जय भारत। देश में झंडा खड़ा रहे। ठीक है। तो बिहार, दक्षिण बिहार की जो गुफाएं क्यों कराया था? आपको बताए थे कि सम्राट अशोक जो थे ब्राह्मण समाज को मानने वाले थे, लेकिन उन्होंने कलिंग विजय के बाद बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। और सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा देने वाले व्यक्ति का नाम उपगुप्त था। तभी तो वो हृदय परिवर्तन हुआ।
और तब बता, जब बौद्ध धर्म को स्वीकार करे तो उसका प्रचार ही करेगा। क्या आपको पहले भी बताए हैं, कोई भी धर्म पनपा विकसित हुआ कब, जब तक उसको राजा का संरक्षण नहीं प्राप्त हुआ। तो इन्होंने आजीवक संप्रदाय के लोगों के लिए गुफा का निर्माण कराया था, जो बराबर की पहाड़ियों को काट करके कराया था। और आपके इसके पिता का नाम क्या था? अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था, जिन्होंने आजीवक संप्रदाय को मानने वाले थे। तो कुछ पिता का भी तो काम करेंगे, बेटा तो इतना कर ही रहा था, बोले चलो जाते हैं पिता का भी काम कर दे। तो आजीवक संप्रदाय के लोगों के लिए इन्होंने गुफा का निर्माण कराया था। आगे चल के बताया गया है, ये सभी जितना अभिलेख है वो किस भाषा में लिखी गई थी? प्राकृतिक भाषा या ब्राह्मी लिपि में लिखी गई थी। ठीक है, केवल दो अभिलेख जिसका नाम आपका आता है शहबाजगढ़ी और मानसेहारा, जो लिखी गई थी वो ब्राह्मी लिपि में ना होकर किस भाषा में लिखी गई थी? खरोष्टी। और आपको बताए थे कि खरोष्टी भाषा किधर से लिखी जाती है? दाया से बाएं की ओर। ठीक है, तो लगभग सारे लिपि मैंने दो को छोड़ करके, कौन कौन सा? शहबाजगढ़ी और मानसेहारी। कहां पड़ता है? पाकिस्तान में। तो ये लिपि ब्राह्मी में ना होकर के किसमें? खरोष्टी में। समझ में आई बात? आगे देखो, आगे अब सम्राट अशोक जब होगा तो धम्म यात्रा, धम्म यात्रा मतलब समझते हैं ना, धार्मिक प्रचार की ओर झुक जाना। मारकाट तो हो गया, अब उसके बाद क्या होगा? धम्म यात्रा चालू करेंगे। तो धम्म यात्रा जो बोला गया, देखो क्या कहा है, अशोक ने लोगों को नैतिकता सिखाने के लिए जो नियम कानून की संहिता बनाई उसे धम्म कहते हैं। अशोक का धम्म स्वनियंत्रित पर आधारित था। स्वनियंत्रित मतलब होता है आप अपनी स्वेच्छा से मान सकते हैं, उस धर्म को जबरदस्ती मानना जरूरी नहीं है। इसीलिए इसका वर्णन जो बोला आपके क्या शिलालेख के 14वें में बताया गया है कि लोगों को धार्मिक प्रवृत्ति की ओर झुकना चाहिए, जाना चाहिए। तो इसीलिए इन्होंने सम्राट अशोक द्वारा जो सीखा, ज्ञान मिला, जो नैतिकता उन्हें समझ में आई, उसी का उन्होंने जो संग्रह किया उसी को कहा जाता है धम्म। अब धम्म का उन्होंने प्रचार चालू किया, लेकिन उन्होंने कंडीशन लगाया कि इसे जबरदस्ती नहीं है, आपने स्वयं नियंत्रण करके पालन कर सकते हैं। इसके बाद अशोक के धम्म की परिभाषा राहुलोवाद सूत्र से ली गई है। किस सूत्र से ली गई है? राहुलोवाद सूत्र से। किसके पुत्र का नाम? गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? राहुल। अवार्ड आएगा सब पूछेंगे। अब गौतम बुद्ध के माता का नाम? यशोधरा। गौतम बुद्ध के माता का नाम? सौतेली माता का नाम था गौतमी पुत्र सतकर्णी, और उसकी माता का नाम महामाया देवी। जय हिंद, जय भारत, देश का झंडा खड़ा रहे। देखिए फर्जाई लोग यही पढ़ाई था, इतना पढ़ा रहे अच्छा से तो भी भूल जाते हैं। कल इतना लेक्चर मारे 1 घंटा फर्क नहीं पड़ा। चलो देखो, तो जो बोलता अशोक के धम्म में परिभाषा, उन्होंने जो धर्म की परिभाषा बताई वो किसमें मिलाया जाता है? राहुलोवाद सूत्र में मिलता है। ठीक है, अपने आप को नियंत्रित करना धम्म नीति का मूल सिद्धांत था। अपने आप को नियंत्रित करना मतलब अपने आप को इच्छाओं पर कंट्रोल करना, क्योंकि गौतम बुद्ध में बताए थे ना उपदेश कि कोई भी जो व्यक्ति अनुयायी बनता है उसे 10 शील नियम का पालन करना पड़ता है, तभी वो अनुयायी बन सकता है। नहीं तो अनुयायी नहीं बन सकेंगे तो जाइए उपासक बन के रहिए, घर में रह करके पालन करिए। तो इसके लिए अष्टांगिक मार्ग बताया गया है। आगे बोला गया है अशोक ने अपने दूसरे और 7वें स्तंभ लेख में धम्म के गुणों के बारे में बताए हैं। वो धम्म के गुण क्या है? सत्यवादिता, पवित्रता, साधुता, मृदुता, दान, दया, कल्याण, ये सभी का वर्णन उन्होंने अपने स्तंभ लेख, बोल रहे हैं ध्यान से देखिएगा, आज शिलालेख नहीं बोल रहे हैं, उन्होंने स्तंभ लेख के कौन सा? दूसरे और 7वें भाग में कराए हैं। ठीक है, तो अपने सम्राट अशोक ने अपने स्तंभ के दूसरे और 7वें भाग लेख में क्या क्या वर्णन कराए हैं?
सत्यवादिता होना चाहिए, पवित्रता होना चाहिए, साधुता होना चाहिए, मृदुता होना चाहिए, दान, दया, कल्याण की बात की है। ठीक है, ये सभी बातें का वर्णन उन्होंने किस स्तंभ लेख में किया है? दूसरा और सातवां स्तंभ में। ठीक है, इसके बाद अशोक की जो धम्म यात्रा की आगे कड़ी जो होती है, अशोक ने कहा कि व्यक्ति को अपने माता पिता की आज्ञा माने। ठीक है, जैसे अभी अभी हम लोग मानते हैं, माता पिता की आज्ञा मानते हैं ना, कि नहीं मानते हैं? घर में खाना बनाने बोलते हैं तो बनाते हैं? नहीं, आज नहीं, माथा दर्द दे रहा, आज बहुत पढ़ के आए हैं, खाना नहीं बनेगा, बना दीजिए। उल्टा जाकर के बोले दीजिए मम्मी खाना, है ना। लड़का लोग बाबू जी जाओ थोड़ा सा मार्केट, अभी इतना पढ़ लिख करके आए, इतना जल्दी जाए मार्केट, अभी बहुत थक कर दिए सर, इतना काम दिए, उधर चुपे सूत करके फोन से बतियाने लग गया। हाँ, ठीक है, तो इसीलिए माता पिता का आज्ञा मानना चाहिए। इसलिए कि देखो अब वो लोग सीनियर सिटीजन होते जा रहे धीरे धीरे, तो एक एनर्जी होती है ना पीरियड, अभी आपको जितना एनर्जी है आज से 20 साल के बाद उतनी एनर्जी नहीं होगी, थक जाएगी, तो इसीलिए थोड़ा मदद कीजिए। आइए, उसके बाद बोला गया व्यक्ति ब्राह्मण तथा भिक्षु का आदर करे। कहने का मतलब जो ब्राह्मण है और भिक्षु है उसका सम्मान करना चाहिए। बताया गया व्यक्ति बोला गया दास और सेवकों के प्रति भी उदार रहना चाहिए, और ये डेफिनेट ही रहना चाहिए अभी का समय में भी। सपोज कीजिए आपके घर में काम करने वाले जो रहते हैं या जो स्टाफ रहते हैं, आप अधिकारी बने, तो ये नहीं कि आप अधिकारी बन गए तो अपना स्टाफ जो आपका नीचे का क्लर्क है उससे अवहेलना करे, नहीं तो समझा देगा फिर आपको उल्टा भाषा में। कैसे समझा देगा? बोलेगा फाइल एंड नहीं सर आज बुखार, हम जा रहे छुट्टी पर, आप जाइएगा अधिकारी बनकर फाइल लेकर के दूसरा अधिकारी का जाए स्टाफ के पास। नहीं, तो अधिकारी से ज्यादा पावरफुल स्टाफ होता है, क्योंकि अधिकारी केवल वो ब्रेन का यूज करता है, लेकिन उसका हाथ पांव पैर कौन होता है? उसका क्लर्क होता है। क्लर्क के बिना काम हो पाएगा? कभी नहीं हो पाएगा। देखते हैं कॉलेज में जाइए, प्रोफेसर हैं खाली सिग्नेचर मार के चल जाएंगे, काम कौन करेगा? क्लर्क। क्लर्क से कई झक्की नहीं कर लीजिएगा, नहीं तो देख लीजिए वो कितना परेशान करेगा। फॉर्म दीजिएगा तो वहीं रख देगा, जाओ रखो, बोले अभी नहीं है प्रोफेसर, अब रहेगा, बोलेंगे नहीं है। तो ये सभी बातें इसीलिए बोला गया है। उन्होंने भी कहा कि दासों और जितने सेवक है उनका सम्मान करना चाहिए, और इन्होंने सबसे अच्छा जो नैतिकता गुण बताया आगे चल के, जियो और जीने दो। जियो और जीने दो का मतलब क्या होता है? मतलब सरवाइव हम भी करें और अगला व्यक्ति को भी। हाँ, जिए और जीने दो का बात किसने कहा था? सम्राट अशोक ने। जैसे आप पढ़ रहे हैं तो दूसरा का भी पढ़ने दो, ही नहीं कि हम नहीं पढ़ रहे तो पढ़ लेगा, ऐसा हो सकता है? पूरा लगा देंगे वॉल्यूम में, डीजे बजाएंगे हम पूरा दम भर, नहीं पढ़ पाएगा। रूम में अच्छा परीक्षा है, पूरा म्यूजिक में चला दिया एकदम, अपना क्या मोबाइल को, है ना, 4 को दोस्त को रूम में बैठा के बुलाया, पूरा खाना वाना खिला रहा होगा, परीक्षा है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जी ने आप भी पढ़िए, आप भी जॉब लीजिए और दूसरों को भी जॉब लेने दीजिए। ठीक है, इसीलिए मंगलम का थोड़ा बात कीजिए, प्रचार कीजिए। तो इसके नीति जो बताया गया है, इन्होंने बताया जिए और जीने दो का नीति। ठीक है, देखो उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आर्थिक नीति। तो मौर्य काल में जो सम्राट अशोक जो शासन चलाए, उनका आर्थिक नीति में भी उन्होंने बहुत सुधार किया। जिसे बताया गया है इसके समय में आर्थिक व्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? कृषि और पशुपालन। डेफिनेटली था मगध साम्राज्य, क्योंकि मगध जो था बहुत उपजाऊ जमीन थी, गंगा नदी के किनारे हुआ करती थी, आज भी बहुत उपजाऊ जमीन होता है। क्योंकि बताए थे ना, मगध साम्राज्य पाटलिपुत्र उन्होंने स्थापित किया था, कहां पर बताया था? 3 नदियों के संगम पर। कौन कौन सा? गंगा, सोन और गंडक, तीनों के संगम स्थान पर पाटलिपुत्र की स्थापना की गई, जो आज पटना के नाम से जाना जाता है। तो बोला गया है कि वहां का मुख्य साधन क्या है? कृषि और पशुपालन। ठीक है, अभी भी बिहार जितने भी मतलब बिहार में चले जाओगे तो वहां इंडस्ट्रियलाइजेशन तो बहुत ही कम है इन कंपेरिजन टू अदर स्टेट। तो आज की जनता आज भी डिपेंड रहती है किस पर? कृषि और पशुपालन पर। तो वहां पर बोला, इसीलिए विश्व का सबसे पशु मेला कहां लगता है आपका? हाजीपुर सोनपुर का मेला के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा कि विश्व का सबसे पशु मेला कहां आयोजित होता है? सोनपुर का मेला। और वो मेला कहां आयोजित होता है? बिहार के हाजीपुर में। ठीक है, तो अगर बोला गया है, इसके बाद समझ में आए, इसके बाद बोला गया है, इसके बाद शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र कौन था? तक्षशिला। कहां तक्षशिला पड़ता है? गंधार में। और तक्षशिला पर का वहां पर कौन था आचार्य? चंद्रगुप्त मौर्य के समय
चाणक्य, ठीक है। उसके बाद बोला गया है जैसे सरकारी भूमि जो होता था उस भूमि को किस नाम से जाना जाता था? सीता भूमि। सरकारी भूमि का मतलब सब नहीं, मतलब क्या होता है इसका? तो होता है सीता भूमि इसको कहते हैं। सरकारी भूमि का मतलब गवर्नमेंट का जो जमीन है, आपके पास जैसे खेती बाड़ी नहीं है तो खेती बाड़ी करने के लिए, जैसे राजाओं के पास तो बहुत जमीन हुआ करती थी तो अपने तो खेती नहीं करेंगे, तो वहां पर जमींदार को दिया दिया जाता था, और जमींदार जो होते थे कृषक को दे देते थे। तो कृषक से क्या होता था, वो खेती करता था, उसके बदले में वो कर लिया करते थे टैक्स, जैसे अभी भी आप लोग करते हैं। अभी सपोज लीजिए आपके पास पूरी जमीन होगी 25-30 बीघा, तो पॉसिबिलिटी नहीं कि सर हम पढ़ने आ जाते हैं हजारीबाग में या पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, कौन करेंगे, तो उसको क्या बोलते हैं, बटैया पर देना, आम भाषा में बटेदार के रूप में देना, या उसको लीज पर देना कहते हैं। 2-3 साल के लिए आप खेत दे दिए लीज पर, अब वो चाहे जितना भी पैसा कमाएंगे उसका जो आप पैसा डिसाइड करते हैं वही पैसा आपको देता है 2 साल के लिए। लीज पर इसी को कहा जाता है ना, जो देहाती भाषा में क्या कहते हैं, रेहन पर खेती धरना, समझते हैं ना, रेहन कहा जाता है झारखंड में भाषा। रेहन का मतलब ये होता है कि किसान के पास सपोज जमीन है, उसको पैसा की दरकार पड़ी तो वो जमीन को गिरवी रखेगा, और जब तक उसका पैसा चुकता नहीं करेगा तब तक वो उपजाऊ वो करेगा और वही खाएगा, आपको कुछ नहीं देगा, जमीन लेकिन आपका ही रहेगा। ठीक है, तो गांव के किसान लोगों के पास नहीं रहती है तो क्या होता है, इसीलिए सरकार ने योजनाएं चला दी है। और इस तरह की घटना सबसे ज्यादा देखने को मिलती है आंध्र प्रदेश में, क्योंकि जानते हैं कि साउथ का जो एरिया होता है पानी का बहुत ही अभाव रहता है वहां पर, और वहां का किसान ज्यादातर कर्ज के कारण ही अपनी हत्या ही करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए सरकार जो अभी आपका एक योजना चला रही है ना, कि प्रधानमंत्री किसान कौन सा समृद्धि योजना, समृद्धि, जिससे हर मंथ कितना आता है, 6,000 कितना किस्त में आता है ना, क्यों दिया जाता है, ये कर्ज अब बढ़ा दिया गया है, 6,000 से बढ़ा करके गवर्नमेंट ने कर दी है, तो इसलिए दिया गया है कि वो किसान को जो कर्ज लेते थे बीज कृषि पशुपालन के लिए और कृषि के लिए माने खाद उद के लिए, तो कम से कम कर्ज नहीं लेना पड़े, वो आर्थिक सहायता दे रहे हैं गवर्नमेंट, इसी वजह से। तो चलिए, तो सरकारी भूमि का मतलब को उस अशोक के समय में किस नाम से जाना जाता था, सीता भूमि। तो सरकारी भूमि का मतलब समझ में आ गया। उसके बाद अगला बोला जाता है निज भूमि। निजी भूमि का मतलब आपका अपना, सरकार का उसमें हक नहीं रहेगा, तो उस भूमि को क्या कहा जाता था, भाग कहा जाता था। जैसे आपका अपना भूमि है तो आप भी अपना टैक्स देते हैं, झारखंड गवर्नमेंट को क्या देते हैं, माल गुजारी देते हैं ना, आएगा कितना, 2 रुपया 3 रुपया 4 रुपया, देखोगे इस तरह, कभी कटवाए मालगुजारी, कटवा के देख लीजिएगा, अब बहुत पुराना हो जाएगा तो कर्मचारी उसी का ज्यादा पैसा मांगेगा आपसे। ठीक है, आइए उसके बाद अगला बोला गया है बिना वर्षा वाले अच्छी खेत को क्या कहा जाता था, आदेव मात्रिक। क्या कहा जाता था, आदेव मात्रिक। सपोज दैट अभी बहुत अच्छी यहाँ खेती है, बारिश नहीं हुई तो उसको तो खेती क्या करेंगे, उसको तो छोड़ेंगे नहीं, तो उसको किस नाम से दर्शाया जाता था, आदेव मात्रिक के नाम से। तो चलो, सरकारी भूमि को किस नाम से, निजी भूमि को किस नाम से, भाग से। बिना वर्षा होने वाली अच्छी खेती को किस नाम से, मात्रक से। ठीक है, बोला गया इस समय भूमि के उत्पादन का 1/6 भाग कौटिल्य के अनुसार, कौटिल्य कौन थे, अच्छा, अर्थशास्त्र के रचयिता, एक चाणक्य का वास्तविक नाम विष्णुगुप्त। तो चाणक्य के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जो टैक्स लिया जाता था उत्पादन का, कितना लिया जाता था, 1/6 भाग और 1/6 भाग, ठीक है, और 1/4 भाग मेगास्थनीज के अनुसार। तो मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। मेगास्थनीज कहाँ का निवासी था, यूनान का। ये मेगास्थनीज जो था किसके प्रारंभ में किसके दरबार में रहता था यूनान में, सेल्यूकस निकोटर का, या बोलेंगे मेगास्थनीज किसका राजदूत था, सेल्यूकस निकोटर का, निकेटर का। सेल्यूकस निकेटर की बेटी का नाम क्या था, हेलना। हेलना का विवाह किससे हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य से, इसीलिए चंद्रगुप्त मौर्य के साथ आया था, कौन आया था, सॉरी, हेलना के साथ कौन आया था, मेगास्थनीज। तो आपसे कितना बार पढ़ा चुके हैं चंद्रगुप्त मौर्य के भी अध्याय में, जो नहीं पढ़े हैं यूट्यूब पर अवेलेबल है, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देख लीजिएगा। तो ठीक है, तो मेगास्थनीज कहां से आया था,
फिनान से। ये किसके राजदूत था? निकेटर का। फिर ये किसके दरबार में गया? तो चंद्रगुप्त मौर्य। तो लिखा ना ये मगध के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के। तो इसीलिए बताया गया है कि मौर्य चंद्र मेगास्थनीज के अनुसार जो कर लिया जाता था कितना, 1/4 भाग। लेकिन चाणक्य जिसने किसकी रचना की थी, अर्थशास्त्र के, तो उसके अनुसार कितना लिया जाता था, 6 भाग। ठीक। चाणक्य का पदवी क्या था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में? प्रधानमंत्री। आगे मौर्य की आर्थिक व्यवस्था। तो ये तो उत्पादन के लिए अपने अनुसार, फिर आप बिक्री करेंगे, बिजनेस करेंगे। तो बताया गया है बिक्री मूल्य का 1/10 भाग ही होता था। मतलब अगर 100 रुपया अगर आप बेचेंगे तो उसमें 10 रुपया आपको टैक्स देना पड़ेगा। जैसे अभी हम लोग वर्तमान में जीएसटी देते हैं ना, कोई भी सामान लेंगे 18% जीएसटी अलग के लिए अलग अलग निर्धारित है। नींद नहीं आना चाहिए ऐसे, सॉरी होती है। ये नहीं, ऐसे नहीं, ये होगा 6G सर्विस, मैंने सीधा जापान में चली जाएगी, जापान से घूमते हुए फिर इंडिया। तो यहां पर बोला गया है बिक्री कर का कितना भाग टैक्स के रूप में लेते थे, 10वां भाग। मतलब फिर भूमि मापन वाले कर को क्या कहा जाता था, रज्जु कहा जाता था। एक क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो भूमि मापन के वाले कर को किस नाम से पुकारा जाता था, जानते हैं ना? भूमि मापन का काम कौन करता है, अमीन। अमीन होता है ना, क्या बोल काम करता है वो, जमीन नापता है, झगड़ा करवाता है गोतिया से गोतिया का, है ना? अभी जमीन यहाँ नाप से यहाँ पहुंचा दिया, ये आपका फेवरेट अमीन इधर बढ़ा देगा और आपका दुश्मन वाला अमीन उधर बढ़ा देगा, नहीं? जिसे झगड़ा, अब लड़िए आप में, और जब जब आएगा तब तब आपसे पैसा लेगा, है ना? बोलेगा पकड़, जानते हैं ना, कड़ी से नापता है, अब फीता से नापेगा। हाँ ठीक है। तो इसीलिए भूमि मापन वाले कर को क्या कहते थे, रज्जु। फिर धार्मिक कर को किस नाम से पुकारा जाता था, बलि। सम्राट अशोक ने किस शिलालेख में बलि की निंदा की है, पहला शिलालेख। ठीक है। शिलालेखों की संख्या टोटल कितना है, 14। जितना वर्ड आएगा फिर हम पूछेंगे, जान लीजिए आप। उसके बाद टैक्स लेते थे चारागाह कर। चारागाह मतलब समझते हैं ना, जो जानवरों को चराया करते थे। तो उस समय क्या थे, व्यापार उपार्जन का साधन कृषि और पशुपालन। तो मान लिया किसके पास 1000 गाय है तो टैक्स लेबे करेंगे, 4-5 गाय वाला को नहीं लेंगे। तो इसीलिए चारागाह कर को क्या कहा जाता था, विविध। उसके बाद अकाल के समय में कोई भी टैक्स नहीं लिया जाता। अकाल मतलब क्या होता है, जिस वर्षा ऋतु के समय में या जिस फसल का सीजन है, मुख्य रूप से जैसे धान की फसल की सीजन में अगर खेती नहीं हुई तो उसे अकाल घोषित कर दिया जाता है। क्योंकि जीविका का मुख्य साधन क्या माना था किसी व्यक्ति का, धान। सबसे ज्यादा हम लोग का धान, जहां गेहूं के उत्पादन होता है गेहूं। तो कि ये मानसून सत्र में अगर कृषि का उत्पादन नहीं हो तो वहां पर राज्य क्या होता है, अकाल घोषित किया जाता है। क्योंकि हम लोग का जो देश है कृषि प्रधान देश है, यहाँ की अर्थव्यवस्था जो निर्भर करती है कृषि पर निर्भर करती है। इसीलिए भारत की अगर मानसून अच्छी हुई तो वहां का फसल अच्छा होगा, नहीं मानसून अच्छी होगी तो नहीं होगा। तो उस राज्य जहां पर उत्पादन नहीं होता है तो वहां पर अकाल घोषित कर दिया जाता है, वहां राहत फंड मिलता है। ठीक है, चलिए रिमाइंड लास्ट टाइम, बिक्री कर का कितना भाग टैक्स में लिया जाता था, 10वां भाग। भूमि मापन कर को क्या कहते थे, रज्जु। धार्मिक कर को क्या कहा जाता था, बलि। फिर चारागाह को कर को क्या कहा जाता था, विविध। अकाल के समय में टैक्स लिया जाता था, नहीं लिया जाता था। उसके बाद मुद्राएं। तो सम्राट अशोक के समय में मुद्राएं भी चलती थी। मुद्राएं समझते हैं, कैसा पैसा, हाँ उससे बड़ा। ठीक है, सोना चांदी तांबा ये सब का मुद्राएं। अभी बोलते हैं हम लोग का जो तांबा क्या रहता है, स्टील लोहा का मिलावट। ठीक है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं सिक्का, मैंने सबसे लोएस्ट ग्रेड पर पहुंच गए अभी हम लोग हैं। अब वो भी खत्म हो गया, डिजिटल हो गया है। अब वो भी बनना, जाइए दुकान है, 5 का सिक्का नहीं मिलेगा देखने को। 1-2 रुपया मिलेगा, नहीं मिलेगा आपको। अगर 13 रुपया का दरकार पड़ा, 10 रुपए लीजिए, 3 रुपया हम फोन पे मारते हैं, ऐसे करते हैं ना। क्योंकि दुकान वाला तो पूरा पैसा लेगा, छोड़ेगा नहीं। ठीक, सब्जी वाला भी आप लिख के रखा हुआ है अपना अपना, लीजिए। हाँ
तो लड़का लोग चालू है, अब सब्जी लेने जाएगा, 100 रुपए किलो मिर्चा है, सब्जी लिए मिर्चा नहीं दीजिएगा, दीजिए, हो गया उसका वसूल पैसा। हाँ, सब्जी का मिर्चा फ्री। चलिए आइए, तो उन्होंने जो मौर्यकालीन मुद्राएं थे, ऐसा माना जाता है कि मौर्य काल में राज्य की मुद्रा को क्या कहा जाता था? पर्ण। क्या कहा जाता था? तो मौर्य काल में जो राजकीय मुद्राएं होते थे, उसे किस नाम से संबोधित किया जाता था? पर्ण के नाम से। जो चांदी का सिक्का हुआ करता था, कैसा बना होता था? चांदी का सिक्का। फिर उसके बाद मुद्राओं का परीक्षण करने वाले अधिकारी को कहा जाता था रुद्र दर्शक। तो अभी भी होता है, जाली नोट बनता है तो जाते हैं ना, तो छापा, अभी अधिकारी बनिएगा तो जाइएगा छापा मारने। जब ओरिजिनल नोट है कि डुप्लीकेट नोट है, लगा दिए 500 का, घर में मशीन छाप दिए, दे दीजिएगा, नहीं उसका प्रमाण होता है ना। तो इसीलिए अब तो 500 का नोट मिलता है। सोचो 2000 का नोट, मोदी जी कितना इंटेलिजेंट है, पहले 500 1000 दिए, फिर 2000 निकाले, 2000 गायब। अब क्या होगा? कोई क्रिमिनल लोग बना पाएगा नोट आधा? नहीं, तो वो लोग भी मास्टरमाइंड है। अब वो लोग सौदा किसमें करता है? बिटकॉइन में करता है। कितना लाख रुपया के बराबर एक बिटकॉइन होता है? सोचो, 10 लाख से भी ज्यादा जमा करोगे लगभग, ऐसा मैं तो एक कॉइन के बराबर होगा, इतना उसमें भी ब्लैक मनी होता है। तो वहां पर तो उस समय सोचो, मौर्य काल में भी कोई डुप्लीकेट मुद्रा नहीं बना ले, तो उसका अधिकारी नियुक्त किया गया था। उस अधिकारी का नाम क्या था? रुद्र दर्शक था। और मौर्य काल में जो मुद्रा चली जाती थी, उस मुद्रा का नाम क्या था? पर्ण। वो क्या चीज का बना होता था? चांदी के सिक्के का। ठीक है, इस समय चांदी की मुद्रा को दूसरी भाषा में क्या कहा जाता था? करसानवन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? करशापन, करशापन कहा जाता था। ठीक है, देखो पन बना हुआ है ना। तो चांदी की जो मुद्रा होती थी, उसे किस नाम से पुकारा जाता था? करशापन। ठीक है, और सोने की जो मुद्रा होती थी, उसे क्या कहते थे? स्वर्ण या निष्क। तो मौर्य काल में सोने की मुद्रा को किस नाम से पुकारा जाता था? और चांदी की मुद्राओं को या करशापन। तांबे के सिक्के को इस समय किस नाम से पुकारा जाता था? मास्क या काकनी। क्या? मास्क, समझते हैं ना मास्क? कोरोना का टाइम में बहुत मास्क पहने हैं, पूरा नहीं, मास्क जहां देखते थे फेंका, डर से भाग गए। कहा कौन फेंक दिया कोरोना में मास्क? पूरा घर बाहर निकल के चिल्लाना चालू, कौन मेरा दरवाजा के सामने फेंका है? नहीं। चलिए, तो तांबे के सिक्कों को किस नाम से पुकारा जाता था? मास्क या काकनी। ठीक है, चलो रिमाइंड, चांदी के सिक्के को किस नाम से पुकारा जाता था? मुद्रा को स्वर्ण। सोने की मुद्रा को स्वर्ण या निष्क। फिर चांद तांबे के सिक्के को किस नाम से? मास्क या काकनी। मौर्य काल में जो राज्य की मुद्रा रहते थे, उसे क्या कहा जाता था? पर्ण कहता था। इसके अधिकारी, जांच पड़ताल करने वाला अधिकारी को क्या कहा जाता था? रुद्र दर्शक। ठीक है, इसके बाद उत्तराधिकारी भी तो बनेगा अशोक का, बनेगा ना, क्योंकि उसका ही पुत्र था। जैसा कि आपको बता दिए थे, मौर्य साम्राज्य का अंतिम उत्तराधिकारी का नाम बृहदस्त। तो बोला गया है 332 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में अशोक की मृत्यु हुई। अशोक की मृत्यु कहां हुई? कब हुई? 232 ईसा पूर्व में। इसके बाद मगध की गद्दी पर अशोक का पुत्र कौन बैठा? कुणाल। फिर बारी बारी से लोग शासन किया। ठीक, सबसे पहले पुत्र कुणाल का ही नाम आता है। फिर उसके बाद आगे चल के अशोक का पौत्र, पौत्र मतलब समझते हैं ना, ग्रैंड सन, जिसका नाम क्या था? दशरथ, ने 8 वर्षों तक शासन किया। और अशोक का भांति ही उन्होंने देव नाम प्रिय की उपाधि ली, क्योंकि अशोक को भी उपाधि मिली थी देव प्रिय नाम या देव प्रिय दर्शनी की उपाधि। ठीक है, इसीलिए अशोक को देव प्रिय दर्शनी भी कहा जाता है। तो उसी प्रकार उसकी उपाधि जो मिली, अशोक का तरह ही काम किए, उसका कौन किए? पुत्र, पौत्र मतलब ग्रैंडसन, जिसका नाम क्या था? दशरथ। और उससे भी वो उपाधि मिली थी देव नाम प्रिय की, वो उपाधि मिली। और आजीवक संप्रदाय के साधुओं के लिए इन्होंने भी गया जिले में नागार्जुन पहाड़ी पर 3 गुफाओं का निर्माण कराया, जिस प्रकार इसके दादा ने करवाया। दादा का नाम क्या था? अशोक। ठीक है।
इसके बाद आगे बताया गया है अशोक का कोई भी उत्तराधिकारी योग्य नहीं था। डेफिनेटली योग्य होता तो भी फेमस होता अशोक का तरह, था कम फेमस वाला। जैसे देखोगे क्या होता है, आपके बाबूजी पूरा अच्छा लिखा से पढ़े लिखे हैं तो आप पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं दीजिएगा, आपका नीचे जनरेशन वाला नहीं पढ़ेगा। लेकिन ऐसा माना जाता है एक जनरेशन के बाद तीसरा जनरेशन पर उसका इफेक्ट पड़ता है, अल्टरनेट में चलता है। आपके दादाजी समझदार होंगे तो आपका पापा थोड़ा कम समझदार होंगे तो आप ज्यादा तेज बनिएगा, फिर आप तेज हैं तो आपका एक जनरेशन थोड़ा कम में होगा अगर बादे वाला होगा। ये साइंस भी प्रूव किया है मेंडल का नियम के अनुसार। मटर के पर एक्सपेरिमेंट किए थे ना ग्रेगर जॉन मेंडल, फादर थे, सोचो फादर होकर के वो बगीचा में डलते डलते मटर पर एक्सपेरिमेंट कर दिए। न्यूटन तक सेव देखा कर दिया। आप लोग इतना पढ़ते हैं तो भी अधिकारी नहीं बनते हैं, बताओ। चलो, तो बोला गया है आगे चल के अशोक की तरह कोई ऐसा उत्तराधिकारी नहीं मिला। जो मौर्य वंश का अंतिम शासक बनने वाला व्यक्ति का नाम क्या था? बृहदत्त। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि मौर्य वंश के अंतिम शासक का नाम बताइए, क्या था? बृहदत्त। जो एक कमजोर और अयोग्य था। तो समझ जाइए, राजा होकर कमजोर बने तो जानते हैं ना सेनापति ही हमला करता है। पहले उसका जो निजी रहता वही बोलता है अभी चले वाला काम नहीं है, पूरा कर लीजिए कंट्रोल। जो अभी कहाँ चला, अभी केस देखने को मिल रहा बांग्लादेश में, राष्ट्रपति वहां पर क्या सैनिक लोग पूरा कंट्रोल कर लिया, तो उतना पावरफुल नहीं रहे। इसीलिए राजा को एकदम पूरा डिसिप्लिन और पूरा मजबूत रहना चाहिए। अशोक के सामने कोई करता, बोलता आओ मोस्ट वेलकम, वो बुला करके उसको वेलकम कर देता। सम्राट अशोक का डर से वो इतना शक्तिशाली था कि जब वो अपना जिस समय कलिंग युद्ध के पहले कहीं भी होता था उसका नाम समझ जाता कि सम्राट अशोक आ रहा, सब शांत, विद्रोह ऑटोमेटिक दब जाता था। इसलिए बिंदुसार बुलाता था उसको कि नहीं समझने वाला। जैसे होता है ना कोई बाहुबली आएगा, दबंग आएगा, पूरा पुलिस आईएएस अधिकारी देखोगे पूरा आएगा, भेज देगा वो जिला में पोस्टिंग। बोला कि नहीं समझ रहा, बोला कैबिनेट में फोन करेगा मिनिस्ट्री में कि हमको चाहिए पूरा दबंग वाला आईपीएस अधिकारी, भेजेगा। जैसे हजारीबाग में थे आदित्य रंजन, पूरा तबाही मचा दिया था हजारीबाग को, आप लोग नहीं जानते होंगे नाम, पूरा का पूरा एकदम फिल्मी स्टाइल वाला वो काम करते थे। जब चुनाव हुआ था जानते 7-8 गो गाड़ी और खाली नेम प्लेट था और स्टाफ लेके घूम रहा गाड़ी, और एसडीओ के पोस्ट पर आए थे। मतलब ट्रेनिंग पीरियड में जो आईपीएस अधिकारी होते हैं ना वो सब आते हैं। तो ऐसे से बहुत सारे अधिकारी आते हैं, तो इंटेलिजेंट माइंड वाला तो ऐसा हर डिपार्टमेंट में रहते हैं। तो उसी वजह से योग्य नहीं था, तो इन लोगों का साम्राज्य अंत हुआ आगे चल करके। तो बोला गया है इसके शासन काल में कलिंग नरेश खारवेल ने कलिंग को मगध से स्वतंत्र कर लिया। तो जो इसके जो आगे चल के अशोक ने जो मिलाया था मगध में अपने आप को, तो मौका का तलाश में था। तो आगे चल के जो खारवेल का जो नरेश था कलिंग को क्या कर लिया, फिर अलग कर लिया। अब वर्तमान में बताएं कलिंग को किस नाम से जाना जाता है? उड़ीसा का क्षेत्र जो है उस समय वो कलिंग के नाम से जाना जाता था। तो आगे चल के बोला गया देखो बृहदत्त का सेनापति जिसका नाम क्या है? पुष्यमित्र सोम था, जिसने सेना का निरीक्षण करने के दौरान बृहदत्त की हत्या कर दी और मौर्य साम्राज्य के स्थान पर कौन सा वंश स्थापित हो गया? शुंग वंश। तो इसके बाद का जो वंश हम लोग पढ़ेंगे शुंग वंश पढ़ेंगे, और शुंग वंश का जो संस्थापक बोलेंगे कौन होगा? पुष्यमित्र शुंग होगा। और ये कौन था पुष्यमित्र शुंग? बृहदत्त का सेनापति। सेनापति मारा, गद्दी पर बैठ गया कंट्रोल। इसके बाद यहां तक हुआ। अब इसका पतन, कारण क्या रहा मौर्य साम्राज्य का? इतना जब पढ़ लिए तो आपको तो आइडिया हो गया होगा पतन का कारण। रिमाइंड कर लीजिए। पहला, अशोक की युद्ध नीति त्याग देना। वो बेचारा बन गया सन्यासी, तो जितना जनरेशन बनेगा उसी ने बनेगा, तो बस सीधा युद्ध नीति को त्याग देना। दूसरा, अशोक का बौद्ध धर्म के प्रति अधिक झुक जाना। बोला बौद्ध धर्म माना मेरा दादा परदादा, तो हमू माने चले वही धर्म को। अब बौद्ध धर्म में क्या था? हिंसा को मानना था, हत्या उत्या करना नहीं था। तीसरा बता था अशोक ने बौद्ध भिक्षु को इतना दान दिया कि आर्थिक संकट आ गया, पूरा स्तूप बनाया, मठ बनाया, गुफा बनाया, शिलालेख, पूरा जो भी चाहिए 100 रुपया दीजिए, 1000 रुपया। तो ऐसा आप लोग भी नहीं कीजिएगा, दान लिमिटेड में दीजिएगा। पतन का सबसे बड़ा कारण माना जाता है अशोक का योग्य उत्तराधिकारी न होना, जिसके कारण विभिन्न अधिकारियों में भ्रष्टाचार फैल गया। मतलब उत्तराधिकारी नहीं होगा, जैसे मान लीजिए आपका पापा अभी पूरा घर में मुखिया माना जाता है, पितृ प्रधान हम लोग का भी है, पिता की प्रधानता है। तो जिस घर में अगर पिता पूरा टाइट रहेंगे, देखो घर बैलेंस में,
और जिस घर में पिता पूरा ड्रिंक यार्ड रहेंगे तो बेटा लोग भी वैसे निकलेगा। ड्रिंक यार्ड मतलब समझते हैं ना, शराब मद्यपान करने वाला, तो देखिए फिर उसका बेटा भी हीरो रहेगा, सुपरस्टार रहेगा, उससे भी डबल सुपरस्टार। तो इसीलिए बोला जाता है कि अगर घर को भी संतुलन करना है तो वहां के गार्जियन को बहुत हेड, किसी घर में दादा होंगे, मान लो कंबाइंड फैमिली, दादा पूरा स्ट्रांग, तो देखो उसका आपका पापा लोग का नहीं चलेगा। वहां पर आ गए दादा दादी, हाँ जी फलनवा वहां से आया, शिकायत यहाँ मिलेगा तुरंत। तो टॉर्चर आपके पिता भी होंगे, आप भी होंगे, सब कैसे बेटा को समझाते लिखाते पढ़ाते लिखाते नहीं है। तो इसीलिए बोला गया है योग्य न होना। तो बोला गया मौर्य काल के वर्ष की शुरुआत आषाढ़ कौन से महीने में हुई थी? आषाढ़ में। आषाढ़ मतलब समझते हैं अंग्रेजी में कौन सा महीना बोला जाता है? तो मौर्य वंश का प्रारंभ किस महीना में हुआ था हिंदी में? और इंग्लिश महीना में? अभी कौन सा महीना चल रहा? अगस्त। तो जुलाई में स्टार्ट हुआ, अगस्त में खत्म हो रहा है। अरे अगस्त चल रहा है ना, अगस्त में खत्म हो रहा है ना। तो ये जो मेरे ये खत्म हो रहा मौर्य साम्राज्य, ठीक है। इसके बाद आपका मौर्य साम्राज्य पूरा का पूरा समाप्त होता है। तो मौर्य साम्राज्य में 3 शासक की इतिहासकारों ने पूरा विस्तार से बताया था। जो मौर्य वंश का संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद उसका पुत्र बना जो सबसे शक्ति कौन था? बिंदुसार। बिंदुसार के बाद सबसे योग्य शासक कौन बना? अशोक। अशोक के बाद अंतिम में कोई आगे चलाने वाला नहीं रहा। जो आगे चल के अंतिम शासक कौन बना मौर्य वंश का? बृहदत्त। और बृहदत्त की हत्या किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने की थी, जिन्होंने आगे चल के शुंग वंश की स्थापना की थी। तो इसीलिए अगला कक्षा में हम लोग का प्रारंभ होगा शुंग वंश। समझ में आई बात? तो आज की कक्षा समाप्त होती है। धन्यवाद।